हेलो। तो आ गए सारे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अब अपना कंटिन्यू जो कोर्स था, जहां मैंने पिछले वीडियो में ख़त्म किया था वहां से मैं मूव करूंगा। तो आज मैं देखूंगा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है। उसके बाद हम फिर सी लैंग्वेज पे फोकस करेंगे मेनली। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग को कैसे समझ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या है? कोई भी चीज़ को हम सीक्वेंस में, कोड के सीक्वेंस में लिखते हैं, उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगर हम कुछ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कुछ सीक्वेंस में कि पहले ये फिर ये, तो उसको हम प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल आंसर वुड बी प्रोग्रामिंग इज द एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्टिंग कंप्यूटर्स टू कैरी आउट टास्क। हम कंप्यूटर को कुछ टास्क देते हैं कुछ सीक्वेंस में कि पहले ये टास्क करो फिर ये फिर ये, उसको हम प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उसी तरह अगर हम इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस में देंगे तो वो हो जाएगा हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम। तो उसी को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, जिसको प्रोग्राम बोलते हैं। जो हम लिखते हैं, जो एक प्रोग्रामर लिखता है, उस प्रोग्रामर जो लिख रहा है कोड, उसी में इंस्ट्रक्शन कहीं छिपा होता है जो कंप्यूटर समझता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। तो प्रोग्रामिंग बेसिक एक, हम टास्क दे रहे हैं कंप्यूटर को, एक इंस्ट्रक्शन होता है वो सीक्वेंस में दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देख रहे हैं कि एक कंप्यूटर जो होता है उसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं। कंप्यूटर सीधे एक बार में उठ के बन नहीं जाता है, उसके अलग अलग लेयर्स होते हैं। और फिर उस लेयर पे अपना अपना जो काम होता है वो काम करता है, जिससे हमें सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है कंप्यूटर को यूज करने का। तो सबसे पहले होता है एक मशीन होता है जिसमें सारे हार्ड ड्राइव्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि ये स्क्रीन है, ये इसका कीबोर्ड है। तो इस टाइप से हार्डवेयर सब हो गए। उसके बाद हार्डवेयर में हम कुछ डालते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। कोई भी एप्लीकेशन वो इसी के हेल्प की वजह से चलता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन को हम रन नहीं कर सकते हैं। हम पहले विंडोज स्टार्ट करते हैं, हार्डवेयर ऑन करते हैं बटन दबा के, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होने के बाद हम कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, गूगल क्रोम। तो उसी तरह फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या हो गया? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, आईडीई, जो कि हम आईडीई अपने कोर्स में यूज करेंगे। न्यूटन स्कूल का जो आईडीई अपना प्लेग्राउंड है, वहाँ पे हम सारे कोड को रन करके आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम आईडीज को भी यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली एक इस टाइप से होता है। सबसे पहले हार्डवेयर हो जाएगा, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और फिर जब जाके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक तैयार होता है। तो सबका अपना अपना एक योगदान है, ये कुछ काम कर रहा होता है, ये कुछ काम कर रहा होता है, और ये कुछ काम कर रहा होता है। तो सबका अपना एक डोमेन है, उसी डोमेन में ये काम कर रहे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपने बहुत सारे लैंग्वेज का नाम सुना होगा, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प। तो इन सभी लैंग्वेजेस का क्या क्या टाइप है, कैसे कैटेगराइज होते हैं लैंग्वेज, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कोई है, तो इसको जनरल कैटेगरी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग कहते हैं कि सी भी हो गया, सी शार्प हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। तो इसको हम कैटेगराइज कैसे करेंगे? तो सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो दो टाइप में कैटेगराइज होते हैं, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। तो लो लेवल लैंग्वेज भी फर्दर दो कैटेगरीज में होते हैं डिवाइड, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ये हम आगे भी देखेंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स। और उसी तरह हाई लेवल जो लैंग्वेज है, इसे हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और ये तीन कैटेगरीज होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसमें से आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का नाम सुना होगा, और हो सकता है कि आपने मशीन, असेंबली, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल ये नहीं सुना होगा। तो इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में आगे चल के कि इन सभी चीज़ों के बारे में क्या ज़्यादा फर्दर डेप्थ में जाके मैं बताऊंगा। तो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में सुना होगा कि जावा, सी प्लस प्लस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। नॉन प्रोसीजरल के बारे में आप नहीं जानते होंगे। प्रोसीजरल लैंग्वेज हमारा सी जो है, मैं जो सीख रहा हूँ, सी लैंग्वेज, वो हो जाता है हमारा प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो उसी तरह असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बारे में आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो मशीन लैंग्वेज जो होता है वो मशीन ओरिएंटेड होता है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। और इसके एडवांटेज है कि ये रन बहुत फास्ट करता है प्रोग्राम, एंड नो ट्रांसलेशन प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड। इसमें आपको कोई भी ट्रांसलेशन नहीं करना होता है, आप सीधे सोर्स कोड जो लिखते हैं उसी पे काम होता है, और आपको डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है, जो कि बहुत फास्ट होता है।
लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा हैं। जो इसका डिसएडवांटेज है वो है मशीन डिपेंडेंट होता है, यानी आपका अगर मशीन ख़राब हो गया तो आपका जो भी कोड आपने लिखा था इतनी मेहनत करके वो सारा बर्बाद हो जाएगा। डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई है, इसको आप जल्दी ईजिली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आपका कोई बग आ गया इस प्रोग्राम में तो आपको मॉडिफाई करने में, उसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये भी इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। और डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम, और इसको सीखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसको प्रोग्राम करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं। अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेजेस की। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज का एडवांटेजेस क्या होता है और उसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है। तो असेंबली लैंग्वेज जो है इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज है, इसे आप अंडरस्टैंड इजी कर सकते हैं और यूज भी इजीली कर सकते हैं। लेकिन इसमें और आपको लोकेट और करेक्ट एरर भी बहुत इजी कर सकते हैं, जो कि आप पिछले मशीन लैंग्वेज में नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पे आपको एरर ढूंढने में, एरर को फिक्स करने में आपको मुश्किल आ रही थी, जो कि यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में थोड़ी कम हो गई है। यहाँ पे आप मॉडिफाई भी इजीली कर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ मशीन लैंग्वेज, इसमें आप मशीन लैंग्वेज का भी जो भी डिसएडवांटेजेस था वो ठीक करके असेंबली लैंग्वेज में लाया गया था, कि जो भी मशीन लैंग्वेज में जो बुराई थी उसको हम डिसएडवांटेजेस को एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक मुश्किल थी, डिसएडवांटेजेस थी कि ये मशीन डिपेंडेंट था। ये भी अगर मशीन खराब हो गई तो सारा कोड खराब हो गया, सारा मेहनत बर्बाद हो गया। उसी तरह यहाँ पे नॉलेज ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड था, हार्डवेयर का आपको नॉलेज होना चाहिए था। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहे हैं तो आपको पहले हार्डवेयर डेवलपर बनना होता, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको बनना होगा, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए हार्डवेयर के बारे में कि कैसे कंप्यूटर काम कर रहा है। उसके बाद मशीन लेवल कोडिंग था, यानी कि ये मशीन से ज़्यादा डिपेंडेंट था, मशीन के साथ सिंक्रोनाइज करके ये काम कर रहा था। तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस थे असेंबली लैंग्वेजेस के। अब हम आगे आते हैं अपना हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर, जो कि ज़्यादातर लोग सीख रहे होते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में एडवांटेजेस है इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू राइट प्रोग्राम, इजी टू डिटेक्ट एंड रिमूव एरर्स, बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस और मशीन इंडिपेंडेंट। तो मेन जो बेसिक इसको अच्छा बनाता है वो है मशीन इंडिपेंडेंट। आपका मशीन ख़राब भी हो गया फिर भी आपको कोड को कोई हार्म नहीं होगा। और बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस है, इसका मतलब हुआ कि आपको कोई भी फंक्शन आसानी से इंपोर्ट करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। आपको उस फंक्शन के लिए एक्स्ट्रा अलग से कोड नहीं लिखना होगा, वो आपको इनबिल्ट मिल जाएगा, जो कि लाइब्रेरी में होता है। सी लाइब्रेरी हमने आपको बताया था, बेसिक सी लाइब्रेरी। तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट मैथ का फंक्शन ले सकते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन ले सकते हैं। उस तरह बहुत सारे वेरियस फंक्शंस हैं जो कि आप डायरेक्ट इंपोर्ट करके ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया इसका एडवांटेजेस। और इसमें भी कुछ एडवांटेजेस थे, वो था लो एफिशिएंसी एंड लो फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये थोड़ा एफिशिएंट कम था और फ्लेक्सिबल थोड़ा कम था, लेकिन इसके बावजूद हम इसको काम में ला सकते थे, क्योंकि ये हमारा जो बेसिक एडवांटेजेस था वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के थोड़ा ऊपर भारी पड़ रहा था, तो हम इसे यूज में ले सकते थे। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। तीन पार्ट मैंने आपको बताया था, प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज हो जाता है जिसके एग्जांपल इतने सारे आप देख सकते हैं, मैं इस पे आऊँगा। फिर नॉन प्रोसीजरल में दो एग्जांपल है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप यहाँ देख सकते हैं सी प्लस प्लस एंड जावा। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, सी प्लस प्लस और जावा के बारे में। प्रोसीजरल लैंग्वेज में देख सकते हैं जो फॉर्ट्रान, कोबोल, ये सब बहुत पुरानी लैंग्वेज हैं जो कि बहुत यूज होते थे बिजनेस के टाइम में, बिजनेस स्पेसिफिक थे। पैस्कल, एडीए एंड सी, तो हम लोग इस कोर्स में मेनली सी पे फोकस करेंगे। ये सब लैंग्वेज बहुत पुराने हो चुके हैं, तो आज के टाइम में उतने ज़्यादा यूज भी नहीं हो रहे हैं। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में आप एसक्यूएल और आरपीजी देख सकते हैं। तो एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो ये आपको डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको समझ में आएगा। जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझेंगे तो आपको इसमें एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, ये सब आप उस समय समझ में आएगा, उस समय आप इसे पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बारे में आप जानते ही होंगे, सी प्लस प्लस, जावा। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है सी के बाद आप आसानी से सी प्लस प्लस और जावा सीख सकते हैं। तो उसी के बाद हम सी के बाद हो सकता है तो सी प्लस प्लस या जावा में से किसी एक को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो होता है बेसिक एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होता है, जिसे हम कोई भी कोड को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिदम होना चाहिए। हम डायरेक्ट कोड पे जंप नहीं कर सकते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, कंप्यूटर को क्या इनपुट लेना है, क्या आउटपुट देना है, वो सब हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद ही हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आपको बेसिक डायरेक्ट कोड पे जंप नहीं करना है। तो एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम एक सिंपली स्टेप है कि कोई भी टास्क को कैसे स्टेप में कंप्लीट करना है। वो एक टाइप का बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोग्रामिंग का, कि आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ काम दिए, अपने सिस्टम को पहले आप डिसाइड किए ब्लूप्रिंट टाइप से। उसके बाद आप सोचेंगे कि इसको कंप्यूटर ये आउटपुट इनपुट लेगा, उसके बाद कंप्यूटर कुछ काम करेगा अपना, उसके बाद ये हमें आउटपुट निकाल के दे देगा। तो इस टाइप से ये एल्गोरिदम हो गया।
तो एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसमें हमें इनपुट दिखाना होता है कि इनपुट क्या हम देंगे कंप्यूटर को, आउटपुट कंप्यूटर फिर मुझे क्या देगा उस कोड को रन करने के बाद। डेफिनेटनेस होना चाहिए कि कुछ इसमें डिफाइन होना चाहिए कि हाँ इसका ये वैल्यू निकल के आएगा। ये इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो उसे हमें कम करना होगा। फाइनाइटनेस बनाना होगा, जो कि फाइनाइट हो, मतलब कुछ लाइन में हो और अपना काम करके वो एग्जीक्यूट कर दे। इंडिपेंडेंट हो, ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट ना हो, ना मशीन पे डिपेंडेंट हो। तो इस टाइप से हम एल्गोरिदम को सेट कर सकते हैं, जो कि हमारा काम को और आसान बनाता है, हमारे जो टास्क हैं उसे और ईजी बनाता है। अब मैं बता रहा हूँ कि एल्गोरिदम कैसे करते हैं। अगर हमें 2 नंबर का ऐड का कोई प्रोग्राम लिखना होगा, तो कोई 2 नंबर का प्रोग्राम लिखना है हमें, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि मुझे 2 नंबर चाहिए, तो कंप्यूटर से मैं, मतलब यूजर से मैं 2 नंबर मांगूंगा। तो उसके मैं num1 num2 2 वेरिएबल सेट कर लूँगा और मुझे इसका सम लेके डिस्प्ले करना है। तो सम के लिए भी मुझे एक अलग से वेरिएबल करना होगा, तो सम मैं अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा। उसके बाद ही मैं यहाँ पे अब num1 यूजर डालेगा 3, num2 कोई यूजर डालेगा 5, और इसे मैं num1 प्लस num2 करके इस दोनों वेरिएबल को एक अलग वेरिएबल सम में स्टोर कर दूंगा। तो जो जो भी यहाँ पे 3 था और ये 5 था, 3 प्लस 5 होता है 8, तो 8 जो था वो सम वेरिएबल में चला जाएगा। ये वेरिएबल का नेम है सम, num1 वेरिएबल का नेम है, num2 वेरिएबल का नेम है। तो ये मैं वेरिएबल पे जब आऊँगा तब मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे यूज में ला सकते हैं, वेरिएबल को कैसे नहीं लिखना चाहिए जो एरर आपको दे दे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम वेरिएबल सेक्शन में डिस्कस करेंगे। वही मैं आपको बस बता रहा हूँ कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है। तो मेरे पास पहले एक नंबर होना चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए। अगर मैं 2 नंबर का सम लेना चाह रहा हूँ तो एक सम होना चाहिए वेरिएबल, जो सम को जो निकाले 2 नंबर उसे वो स्टोर करे और वो हमें फिर डिस्प्ले करे। तो सम को मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया है, 8 जो था वो सम यहाँ पे सम वेरिएबल में स्टोर हो चुका है और हमें सम को डिस्प्ले करना है। तो फिर यहाँ पे मैं डिस्प्ले सम करूँगा। यहाँ पे मुझे कोई कोड नहीं लिखना है, एल्गोरिदम में आपको कोई कोड नहीं लिखना है। एल्गोरिदम में आपको बस स्टेप लिखना होता है कि यहाँ पे शुरू करना है, यहाँ पे खत्म करना है। कोड लिखने के बाद फिर उसके बाद काम आता है कोड लिखने का। डिस्प्ले सम किए और फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं यहाँ पे एंड। तो यहाँ से मैंने शुरू किया था, 2 नंबर लिया मैंने, एक 3 एक 5, या फिर कोई भी यूजर जो अपना मन से नंबर कोई भी दे। उसके बाद हमने एक सम वेरिएबल यहाँ पे लिया। सम वेरिएबल मैंने num1 और num2 का सम को स्टोर किया और उसे मैंने फिर डिस्प्ले किया। और डिस्प्ले करने के बाद हमारा जो सम था वो डिस्प्ले हो चुका था, हम लोग का काम जो था वो खत्म हो चुका था। तो हमने उस प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो इस टाइप से आप अपना एल्गोरिदम बना सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम पे जंप करके प्रोग्राम को कोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे फ्लो चार्ट के बारे में। तो फ्लो चार्ट जो है बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप समझ सकते हैं। फ्लो चार्ट बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो आपको यूज नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी नॉलेज के लिए समझ सकते हैं इसे। अब फ्लो चार्ट है पिक्चर ऑफ सेपरेट स्टेप्स। आपको फ्लो चार्ट को अलग अलग स्टेप्स में दिखाना होता है। कोई सर्कल में होगा, इसका अलग मीनिंग है। कोई डायमंड शेप में होगा, इसका अलग मीनिंग है। उसी तरह बहुत सारे, कोई रेक्टेंगल में होगा, इसका अलग मीनिंग है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किसका क्या मतलब होता है नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्लो चार्ट आपको बस बताना है कि एल्गोरिदम जो होता है उसी को अगर आप डायग्राम में करते हैं तो फ्लो चार्ट हो जाता है। एलिमेंट्स दैट में बी इंक्लूडेड इन फ्लो चार्ट आर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। हम क्या एक्शन ले रहे हैं अपने प्रोग्राम में वो हम शो कर सकते हैं। प्रोग्राम क्या इनपुट और आउटपुट दे रहा है वो शो कर सकते हैं। क्या डिसीजन बन रहा है इफ एल्स के वजह से वो हम शो कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम इंक्लूड करके एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो फ्लो चार्ट में हर एक डायग्राम का अलग मतलब होता है, वो मतलब अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट या एंड करना है तो आपको इस टाइप का शेप बनाना है। रेक्टेंगल है, थोड़ा ओवल टाइप में है, तो इसको आप बनाना है स्टार्ट या एंड के लिए। तो इसका मतलब होता है कि द स्टार्ट और एंड ऑफ ए वर्क फ्लो। जैसे कि आपको कोई भी स्टार्ट करना है तो आपको इस टाइप का बनाना होगा स्ट्रक्चर, और एंड भी करना है तो इसका मतलब हो जाएगा स्टार्ट या एंड। तो ऊपर में है तो ये स्टार्ट हो गया, और नीचे में अगर सेम ऐसा बन जाएगा तो ये हो जाएगा एंड का। फिर बात आते ही प्रोजेक्ट एंड टास्क। अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई एक्शन ले रहे हैं या कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम इस शेप में शो करेंगे। इनपुट और आउटपुट अगर कोई चाहिए हमें तो वो इस टाइप के शेप में दिख सकता है। डिसीजन इस टाइप पे है। डॉक्यूमेंट हो गया ये ऑफ पेज कनेक्टर, और इसका मैंने डिफिनेशन भी यहाँ पे दे दिया है जो आप इसे देख सकते हैं कि यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ ए फ्लो चार्ट टू अनदर। ये हो गया ट्रायंगल है स्प्लिट और मर्ज के लिए। ये मैनुअल इनपुट के लिए होगा जो यूजर खुद से इनपुट दे रहा है। अगर हम उसे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि आप यूजर कुछ इनपुट डालिए तो उसके लिए हम इस टाइप का शेप का यूज करेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए है। ये आपको प्रोग्रामिंग के दौरान यूज नहीं करनी है। आपको बेसिक एल्गोरिदम पता होना चाहिए,
कैसे स्टेप में आपको क्या इनपुट लेना है, क्या आउटपुट लेना है, क्या शो करना है। तो इस तरह से आप बेसिकली यूज कर सकते हैं कोई भी प्रोग्राम को। तो ये मैंने आपको बेसिक अपना इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि फ्लो चार्ट का शेप क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे कॉफ़ी बनाना है तो उसी को मैंने फ्लो चार्ट के लिए बताया है आपको कि आप कॉफ़ी कैसे बना सकते हैं अगर आपको फ्लो चार्ट के लिए यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे है स्टार्ट। हम पहले स्टार्ट करेंगे। आपने ये शेप देखा होगा, यहाँ पे स्टार्ट का जो शेप था, सेम स्टार्ट का शेप मैंने यहाँ पे भी लिया है। तो ये स्टार्ट का शेप हो गया। फिर मैंने कुछ प्रोसेस को किया है, ग्राइंड बीन्स टास्क। तो ये जो प्रोजेक्ट या टास्क था इसका मैंने यहाँ पे ग्राइंड बीन्स किया है, यानी कि जो बीन्स होता है कॉफ़ी का उसको मैंने पीसा है, ग्राइंड किया है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को पहले पढ़ा है। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ होता है, कोई डॉक्यूमेंट में इंस्ट्रक्शन होता है, तो उस डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ पे रीड किया है। तो उसके लिए मैंने ये वाला यूज किया है डायग्राम, डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट। उसके बाद मैं इसमें कुछ काम कर रहा हूँ, मतलब इसमें मैं डाल रहा हूँ इनपुट। तो इनपुट आउटपुट के लिए मैंने बताया था आपको ये शेप जो होता है इनपुट आउटपुट के लिए। तो इनपुट में क्या दूंगा, सबसे पहले मैं चाय में चीनी दूंगा, चाय पत्ती दूंगा, वाटर दूंगा, मिल्क दूंगा। तो ये सब यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोसेस इनपुट्स का। और ये मर्ज का है यानी कि ब्रू। तो इसमें मर्ज कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था ये वाला था स्प्लिट और मर्ज, यानी कि अपराइट इंडिकेट्स अ प्रोसेस स्प्लिट, इन्वर्टेड इंडिकेट्स अ मर्ज ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको मैंने मर्ज करना बताया। उसके बाद फिर आप पॉर करेंगे कप में। ये मैनुअल इनपुट है, जो आपने जो बनाया उसे आप कप में पॉर कर रहे हैं, तो मैनुअल इनपुट हो गया। उसके बाद डिसीजन की बात करें तो डिसीजन में आप ले रहे हैं, किसी को शुगर चाहिए होता है, किसी को शुगर नहीं चाहिए होता है। तो शुगर अगर चाहिए तो यस करके यहाँ पे आप मूव ऑन पे आ जाइएगा। क्रीम चाहिए तो फिर आप यहाँ पे क्रीम लेके ड्रिंक करना स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन अगर शुगर नहीं चाहिए आपको तो आप नो से आइएगा, यहाँ पे सीधे ड्रिंक कीजिएगा, ड्रिंक करने के बाद फिनिश कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो है इफ एल्स वाला हो गया, अगर अगर हाँ तो ये, अगर ना तो डायरेक्ट ये। तो इस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसा हमारा जो वर्क फ्लो है इस प्रोग्राम का कैसे रन करेगा। तो बेसिकली इसी पे डिपेंड करता है फ्लो चार्ट पे कि क्या क्या आपको करना है, आप क्या अपने प्रोग्राम से आउटपुट लेना चाह रहे हैं। उस तरह से आपको यूजर से भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यूजर से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप खुद से भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और आप अपना कोड एक प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोड करके आपको नहीं दिखाऊंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोड करके दिखाऊंगा। धीरे धीरे हम मूव करेंगे कोडिंग पार्ट पे। अभी तक तो सिर्फ थ्योरी था, नेक्स्ट वीडियो तक भी सिर्फ थ्योरी हो सकता है, लेकिन उसके बाद हम कोडिंग पे मूव करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं बेसिक से आपको एडवांस तक ले जाऊंगा, डायरेक्ट मैं कोडिंग पे मूव नहीं करूंगा, जिससे आपको समझ में भी ना आए कि क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, और आपको कुछ समझ में ना लगे और आप बोर हो जाएं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ईजी है, बहुत सिंपल है, आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजिली सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। और सी लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, आप आसानी से सीख सकते हैं। और आप न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड को विजिट करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आसानी से बिना किसी पैसे दिए प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं। आपको प्लेसमेंट मिलने के बाद ही आपको फी पेमेंट करना है न्यूटन स्कूल को। तो आपको उससे पहले कोई भी टेंशन नहीं लेनी है कि प्रोग्रामिंग कैसे सीखें, कब सीखें, कहाँ से सीखें। उसके लिए आपके लिए न्यूटन स्कूल है, वो आपको आपके ड्रीम जॉब में लैंड कराने का पूरा गारंटी देता है 100%। और आपको वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट असाइनमेंट भी मिलेंगे, जो कि आप उसे करके आसानी से प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं और अपने ड्रीम जॉब में लैंड कर सकते हैं। तो न्यूटन स्कूल को चेकआउट करना ना भूलें, और मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। सी या, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।